दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और आज हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि हमारे पीरियोडिक ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहला बात करते हैं हमारा सेकंड पीरियड की बात कर लेते हैं। सेकंड पीरियड का अगर आप बात करो अलोंग द पीरियोडिक टेबल, है ना, कुछ इस तरीके से हमने पीरियोडिक टेबल को बनाया था जिसमें एस ब्लॉक था, ये डी ब्लॉक था, ये पी ब्लॉक था, है ना, कुछ ऐसा करके हमने बनाया था। यहाँ पे हमने क्या रखा था, हाइड्रोजन और हीलियम को, और उसके बाद फिर ये हमारा क्या आया था, सेकंड पीरियड, है ना। और सेकंड पीरियड में हमने क्या एलिमेंट्स रखे थे, ये हो गया था आपका लिथियम, फिर आया था बेरिलियम, उसके बाद क्या आया था, बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, एंड उसके बाद फाइनली क्या आया था, नियॉन आया था, है ना। सिमिलरली इसके बाद क्या था, सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, है ना, फिर फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा था कि साइज़ डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है और अलॉन्ग द पीरियड लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज़ डिक्रीज होता है। ये सब हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। अच्छा, बाकी तीनों जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ थी, पहली थी आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और तीसरी थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने बताया था वो साइज से उल्टा ट्रेंड्स हैं उसके सारे। तो अगर मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, कि वैल्यूज़ क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। सिमिलरली अलॉन्ग द पीरियड इफ साइज इज डिक्रीजिंग तो वैल्यूज़ ऑफ ऑल दीज 3 प्रॉपर्टीज़ विल इंक्रीज, है ना। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज, electronegativity increases and electron gain enthalpy also increases, right? Okay. तो यानी कि अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स क्या होना चाहिए, अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें, क्योंकि साइज डिक्रीज होगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो लिथियम का की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी, बेरिलियम की और ज़्यादा होगी, बोरोन की और ज़्यादा होगी, कार्बन की और ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की और ज़्यादा, ऑक्सीजन की और ज़्यादा, फ्लोरीन की और ज़्यादा, नियॉन की सबसे ज़्यादा। यही तो होना चाहिए ट्रेंड के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ होता क्या है, बेरिलियम की लिथियम से ज़्यादा होनी है, ठीक है, और बोरोन की बेरिलियम से ज़्यादा होनी है। लेकिन क्या होता है, बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बोरोन से ज़्यादा हो जाती है। यानी कि लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम की, बेरिलियम से ज़्यादा बोरोन की होनी थी, बोरोन से ज़्यादा कार्बन की होनी थी। लेकिन हो क्या रहा है, लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम की तो है, लेकिन बेरिलियम से कम बोरोन की है, और उसके बाद फिर बोरोन से ज़्यादा कार्बन की, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन की। ये ट्रेंड हमको दिखाई दे रहा है। यानी कि बेरिलियम की बोरोन से कम होनी थी, लेकिन बेरिलियम की बोरोन से ज़्यादा हो गई। ठीक, अब इसका रीज़न हम डिफाइन करते हैं। क्या हुआ भाई, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2। तो अभी आप देखो ये क्या है, इसका जो 2s ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, और एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं हम, आयनाइजेशन एनर्जी। अब क्योंकि ये कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, इसके अंदर से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आप इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो, ठीक है। नॉर्मल एक इलेक्ट्रॉन निकालना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा जितना एक स्टेबल जगह से इलेक्ट्रॉन को निकालना। अगर उस इलेक्ट्रॉन के रहने की वजह से वहाँ स्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा, तो उसको निकालने में क्या आएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी जितनी नॉर्मली लगानी पड़ती है उससे। तो क्योंकि यहाँ क्या है, इसका 2s जो ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और इस स्टेबिलिटी को अगर ये इलेक्ट्रॉन जो आप निकाल रहे हो, ठीक है, ये इसी इलेक्ट्रॉन ने इस स्टेबिलिटी को बना रखा है, ठीक है। तो क्योंकि आप इस स्टेबल कन्फिग्रेशन को ख़राब करना चाह रहे हो, एटम नहीं चाहेगा वो इन कन्फिग्रेशन ख़राब हो, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको निकालने में, और आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी
रिक्वायर्ड से, ठीक है। इसीलिए बेरिलियम की जितनी होनी चाहिए थी आयनाइजेशन एनर्जी उससे क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। क्लियर है बात? ओके, ठीक। तो इसलिए बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है ना, बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाती है बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी से। ठीक है भाई? हाँ, अच्छा। दूसरा एक्सेप्शनल बिहेवियर है हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, तो यहाँ पे क्या होना था, बोरोन से ज़्यादा कार्बन, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से ज़्यादा किसकी होनी थी, ऑक्सीजन की। लेकिन क्या हो रही है यहाँ पे, नाइट्रोजन से कम हो गई, रह गई ऑक्सीजन की, यानी कि नाइट्रोजन की जितनी बढ़नी थी उससे ज़्यादा बढ़ गई। जैसे यहाँ पे बेरिलियम की जितनी बढ़नी चाहिए थी उससे ज़्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी, सिमिलरली यहाँ पे भी नाइट्रोजन की जितनी होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा है। क्यों है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाए 1s2 2s2 2p3। अभी आप 2p ऑर्बिटल को देखो, 2p ऑर्बिटल में सबशेल में 3 ऑर्बिटल हैं और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, हाफ फिल्ड है, कंप्लीटली हाफ फिल्ड है ना। तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, बहुत स्टेबल कन्फिग्रेशन है। और मैं फिर से वही बात रिपीट करूँगा कि अगर आप स्टेबिलिटी को ख़राब कर रहे हो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, तो एटम नहीं चाहेगा वो स्टेबिलिटी ख़राब हो, तो इसलिए वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा और इसलिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड से ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो वही काम यहाँ हो जाता है नाइट्रोजन के साथ। यहाँ पे क्या है, फुल्ली फिल्ड 2s सबशेल था बेरिलियम में, लेकिन नाइट्रोजन में क्या है, हाफ फिल्ड 2p सबशेल है। ठीक है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी जो नाइट्रोजन की है वो ज़्यादा हो जाएगी किससे, ऑक्सीजन से। समझ में आई बात? ठीक, ठीक है। और थोड़ी सी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं, अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो फिर उसी एटम में से दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी उसको बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर आप तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना चाह रहे हो, ठीक है, तो उस वक्त जो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको बोलते हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा होती है। और फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी वो और भी ज़्यादा होगी, और भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा, इसका कारण समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं ना, तो एल्यूमिनियम से आप एल्यूमिनियम को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बन सकती है, यानी उसके अंदर से आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जब वो 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो सक्सेसिव 1 by 1 करके निकलते हैं, ऐसे नहीं है तीनों एक साथ निकल गए। ठीक है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यानी पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी आई वो है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी आई वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है। और फिर क्या हुआ, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकला, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी आई वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है। तो यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, लेकिन जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी और तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी और ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जब एल्यूमिनियम खाली है, मतलब खाली एटम है, उस पर आपने अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं है, और जब तक आपने कोई इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं है ये आयन में कन्वर्ट नहीं हुआ। जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो फिर एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट हो गया, Al+ में। अब जब आप Al+ में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे, यानी जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड एल्यूमिनियम इज पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन, और ये ईजिली उस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आपको उसको निकालने के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगानी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद भाई अगर आपने वो निकाल लिया ज़्यादा एनर्जी देके, तो अब एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आ गया, 2+। अब आप फिर से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालने की कोशिश कर रहे हो तो अब की बार और ज़्यादा चार्ज है एल्यूमिनियम पे, वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को और स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेगा और जाने नहीं देगा। तो आपको अब की बार और ज़्यादा क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग मैनी फोल्ड्स। ठीक है, तो ये बात करते हैं।
ये बात हुई। अब हम बात करते हैं आगे, अभी हमने किसके बारे में बात कर रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी के। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात और है, जो हमारी जो ग्रुप नंबर 18 है, ये होती है, ये नोबल गैसेस होती है, नियोन, आर्गन, है ना, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, क्रिप्टन, ठीक, जीनॉन, है ना, फिर रेडॉन, इस तरीके से। ठीक, तो ये जो हमारी क्या होती हैं, नोबल गैसेस होती हैं, या दीज आर द मोस्ट स्टेबल एटम्स। ये इतनी स्टेबल होती हैं, ये आपने क्लास 10 में ही पढ़ा होगा कि ये जैसे ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन में होती हैं, ये अपनी कन्फिग्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, तो नाइदर दे गेन इलेक्ट्रॉन, नाइदर दे लूज इलेक्ट्रॉन, और ना ही ये शेयरिंग करती हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या होती हैं, बिल्कुल आइसोलेटेड रहती हैं एटॉमिक फॉर्म में, है ना, इनके एटम्स कभी भी रिएक्शन नहीं करते। तो क्योंकि इनकी कन्फिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, तो इसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसका एटम नहीं चाहेगा, जितनी भी नोबल गैसेज हैं उनका एटम नहीं चाहेगा कि उनके अंदर से आप इलेक्ट्रॉन निकालो, क्योंकि उनकी कन्फिग्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया वो किस पे किया, आयनाइजेशन एनर्जी पे। अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं किस पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। ठीक, चलिए अब देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं। ठीक है, देखो भाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड बाय एन एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, है ना, इज गिवन टू इट इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो वैलेंस शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कोई एटम, तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, लार्ज नहीं, जितनी भी रिलीज करता है, ठीक है, उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन देंगे हम एटम को, तो एटम अपने अंदर से क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। ठीक, तो जब एनर्जी हमको लगानी पड़ती है तो एनर्जी को हम पॉजिटिव लिखते हैं, लेकिन जब एनर्जी रिलीज होती है एटम में से, उस एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव। यानी कि एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो उसको हम लिखते हैं नेगेटिव, और एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको लिखते हैं हम पॉजिटिव, है ना। तो आपने जैसे पढ़ा हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, इस तरीके की चीज़ें आपने क्लास 10 पढ़ी होंगी, है ना। तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जो हीट आप एब्जॉर्ब हुई, यानी जो आपने दी, उसको आप पॉजिटिव लिखोगे एनर्जी को, और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी जिनमें से रिलीज हो रही है, उस हीट को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव साइन सिग्निफाइज व्हाट, कि एनर्जी इज रिलीज। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि वो एनर्जी होती है जो रिलीज होती है, इसलिए एनर्जी को हम नेगेटिव में लिखते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स ये भी वही ट्रेंड फॉलो करता है जो आयनाइजेशन एनर्जी फॉलो करती है। ठीक है, तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग ए पीरियड क्या होगा, क्योंकि साइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक, तो यानी कि सोडियम जितनी एनर्जी रिलीज करेगा एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में, उससे ज़्यादा कौन रिलीज करेगा, मैग्नीशियम, है ना। ये यहाँ बात कर लो, लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम की, बेरिलियम से ज़्यादा बोरोन की, बोरोन से ज़्यादा कार्बन की, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन की। इस तरीके से ट्रेंड है। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल बिहेवियर कहाँ आएगा, इसमें एक्सेप्शनल बिहेवियर सेम उन्हीं एलिमेंट्स में आएगा जिनमें क्या आया था, आयनाइजेशन एनर्जी का एक्सेप्शनल बिहेवियर आया था। तो पहली बात करते हैं बेरिलियम की। तो फिर से वही कारण है, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है भाई, बेरिलियम की देखो, लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम की होनी चाहिए, और बेरिलियम से ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, बोरोन की। ठीक, लेकिन होता क्या है, लिथियम की भी नेगेटिव है, बोरोन की नेगेटिव है, ज़्यादा है नेगेटिव में। ठीक है, लेकिन बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी क्या है, मतलब नेगेटिव होनी चाहिए और है पॉजिटिव, यानी कि वो रिलीज ही नहीं कर रहा, बल्कि वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। यानी कि इसका सिंपल मतलब क्या है, देखो, हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया किसी एटम को, है ना, किसी एटम को हमने इलेक्ट्रॉन दिया, उसके आउटर मोस्ट शेल में उसने एनर्जी रिलीज करी।
अब इलेक्ट्रॉन को देने में एनर्जी लगानी पड़ रही है, तभी तो हम एनर्जी क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। तो बेरिलियम की एनर्जी क्या है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पॉजिटिव। इसका मतलब बेरिलियम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, उसको ज़बरदस्ती देना पड़ रहा है एनर्जी लगा के। उल्टा वो एनर्जी देना चाहिए था, और क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें एनर्जी लगा के उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है। यानी वो नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। क्यों नहीं चाहता, कारण वही है क्योंकि बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 4 1s2 2s2। फुल्ली फिल्ड s ऑर्बिटल के कन्फिग्रेशन को वो ख़राब नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि एक इलेक्ट्रॉन और आए और उसके पास क्या आ जाए, 2p1 और हो जाए। ठीक है, तो p है और खाली है, ज़्यादा ठीक है, बेहतर है कि वो एक p में एक इलेक्ट्रॉन की बजाय वो बिल्कुल खाली रहे, वो एक ज़्यादा अच्छी कन्फिग्रेशन है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ फुली फिल्ड और p यहाँ खाली है, वो भी स्टेबल कन्फिग्रेशन है। तो वो नहीं चाहता कि एक इलेक्ट्रॉन और आके p में बैठे और ये स्टेबल कन्फिग्रेशन को ख़राब कर दे। तो इसलिए वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, और अगर उसको एक्सेप्ट कराना है तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। वही काम किसके साथ हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन की भी नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो जाती है। पॉजिटिव क्यों हो जाती है नाइट्रोजन की, वही बात है इसका भी हमने पढ़ा था अभी कि भाई नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7। तो 1s2 2s2 2p3। तो तुम क्या देख रहे हो, p में फिर से वही बात है कि हाफ फिल्ड है भाई। ठीक, अब तुम एक इलेक्ट्रॉन और देके इस हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन को क्या बना लोगे, 2p3 से वो 2p4 हो जाएगा, तो हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन तो खत्म हो जाएगी। तो ये नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन लेना। ठीक है, लेकिन अगर आप दे रहे हो तो आपको देने में क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको एक्सेप्ट ही नहीं करनी है। इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक, अच्छा, फिर नोबल गैसेस पे आ जाएं तो इनकी भी इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव। क्यों होती है पॉजिटिव, क्योंकि ये भी गेन और लूज नहीं करना चाहते, पहले ही बताया, क्योंकि इनकी कन्फिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ना तो ये गेन करना चाहते हैं ना ही ये लूज़ करना चाहते हैं। तो अगर इनको आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो इनको तो चाहिए ही नहीं भाई, अब तो ज़बरदस्ती देना पड़ेगा इनको इलेक्ट्रॉन, और ज़बरदस्ती दोगे तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ठीक, तो एक एक्सेप्शनल बिहेवियर हमारा ये हुआ। ठीक, फाइनली एक एक्सेप्शनल बिहेवियर और पढ़ते हैं जो कि है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, यहाँ पे है ना, ग्रुप नंबर 16 17 और 15, ये जो ग्रुप्स हैं, इसमें जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, At। ठीक, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो भी यहाँ नीचे एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो अगर मैं ग्रुप 16 की बात करूँ तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उल्टी चलेगी। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक, क्या होगी, डिक्रीज। यानी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से कम सल्फर की, सल्फर से कम सेलेनियम की, सेलेनियम से कम टेलुरियम की, टेलुरियम से कम पोलोनियम की। यही तो ट्रेंड होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन से कम सल्फर की, लेकिन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर की, फिर सल्फर से कम सेलेनियम की, टेलुरियम की, पोलोनियम की। ठीक है, तो यानी होना क्या चाहिए था, ट्रेंड क्या होना चाहिए था कि ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा, फिर सल्फर की, फिर सेलेनियम की, और फिर टेलुरियम की, और फिर फाइनली है ना पोलोनियम की। ठीक, लेकिन हो क्या रहा है, सल्फर की सबसे ज़्यादा, ठीक, ऑक्सीजन से ज़्यादा हो गई सल्फर की, और उसके बाद सल्फर से कम सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम। ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो ऐसा क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों ट्रेंड 16वें ग्रुप में भी और 7वें ग्रुप में भी, दोनों में ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है। तो दोनों में ये ट्रेंड क्यों फॉलो हो रहा है, इसका कारण देखो, समझो। ऑक्सीजन का साइज जो है ना वो बहुत छोटा है। क्योंकि ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है, छोटा साइज होने के कारण स्पेस कम है। स्पेस कम है तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन दोगे ना उसको, तो जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स वहाँ घूम रहे हैं, स्पेस तो कम है, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, और जब वो रिपेल करेंगे तो क्या होगा, उसको एटम को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में दिक्कत आएगी, तो वो कम एनर्जी रिलीज़ करेगा, उसको खुशी कम मिलेगी भाई, कम एनर्जी रिलीज़ करेगा। ठीक है, सिमिलरली वही काम फ्लोरीन के साथ है। ठीक, उसको जितनी एनर्जी रिलीज़ करनी चाहिए थी उतनी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा है। जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है तो क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा है
तो जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स वहाँ प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे आने वाले इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन ले सकता था अब उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकेगा, अट्रैक्शन कम होगी, और अट्रैक्शन कम होगी तो वो एनर्जी भी कम रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो चलिए भाई ये चैप्टर होता है ख़त्म, और पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।